केस में करने आए सर? इन पे इल्जाम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इल्जाम है, लंबी सीरीज है। इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने पाकिस्तान का खून पसीने की, गरीबों की, आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। उस केस के अंदर सासा जात पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहे हैं आपको तो? इस मुल्क के ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत सर सैयद अहमद खान से लेकर अभी तक जो इज्जत, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते। नैब से नहीं डरता काजी साहब, झूठ बोलना छोड़ दो, फोकस और हसद के कुएं से निकल कर बाहर आओ। इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांग कर अंदर आए। गैर सियासी लोगों की सियासत अपने अरूज पर है। टीवी पर बाकायदा स्क्रिप्टेड ड्रामे टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। सियासतदानों के खिलाफ बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर कौम को बताया जा रहा है कि सियासतदान करप्ट और चोर ही नहीं बल्कि डाकू भी हैं। उज़ैर बलोच और डॉक्टर आसिम तो याद ही होंगे ना, तब भी सब कुछ यही कहा जाता था कि सारे लिंक्स पकड़ लिए गए हैं, सारे सबूत मिल गए हैं। मगर आज वो केस या वो उज़ैर बलोच कहाँ है? वो कत्ल, वो अरबों के भत्ते, वो बिलावल हाउस से लिंक्स, वो सारे सबूत कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को कुछ पता नहीं है। उसी एहतसाब के नाम पर इस वीकेंड पर एंटरटेनमेंट से भरपूर एक और फिल्म चलाई गई जिसमें नैब के हाई फाई प्रोफेशनल्स बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का पाकिस्तान ढूंढते वो शहबाज शरीफ के घर जा पहुंचे। 2 दिन तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने सीढ़ी समेत पहुंचते रहे और गिरफ्तारी का सीन फिल्माने की नाकाम कोशिश करते रहे, मगर सांप सीढ़ी के इस खेल के मास्टरमाइंड को इस बार कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के लिए आए सुपर कॉप्स यानी के नैब के चौधरी सिवाय इनकलाबी तकरीरों के कुछ नहीं कर सके। रिवायात के मुताबिक एक बार फिर इदारों को पक्के सबूत मिल गए हैं और उन्हीं रिवायात के ऐन मुताबिक वो पक्के वाले सबूत अदालत से छुपाए और जराए के नाम से टीवी पर जारी कर दिए गए हैं। मीडिया को खबरें फीड करने वाले ये जराए नाम के लोग हमेशा से यही करते आ रहे हैं। माजी में इसी किस्म की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के दावे हमारे खान साहब भी बरमला करते आए हैं, मगर आज हुकूमत में आने के बावजूद, एक किताब के एक ही सफ़े पर होने के बावजूद वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। चुंचलाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि हमजा शहबाज को अदालत से रिलीफ मिलने पर खफा हो जाते हैं, सियासी मकासद के लिए मजहब के इस्तेमाल पर उतर आते हैं। मुल्क के हाकिम खुद हैं, खुद की हुकूमत में अपना ज़ाती घर बनी गाला और ग्रैंड हयात टावर गैर कानूनी से कानूनी करवा रहे हैं। अपनी सगी बहन की दुबई में अरबों रुपए की खुफिया प्रॉपर्टी निकलने के बावजूद अच्छा या बुरा एक लफ्ज़ तक बोल नहीं पाते, मगर ऑपोजिशन में बैठे लोग जिनका बुरा वक्त आपके अच्छे वक्त से कहीं पहले का चल रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ क्यों दिया। जजेस को खुदा खौफी याद दिलाने पर उतर आते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिनकी अदालतें ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों में यूं रुकावट बनती हैं। जी हाँ खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, वो कौमें वाकई तबाह हो जाती हैं जहां ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया, मगर यहाँ आपको याद सिर्फ इतना दिलाना है कि शरीफ खानदान ताकतवर था, है नहीं। अब आप हाकिम वक्त हैं, आज आप ताकतवर हैं और ऑपोजिशन में बैठे लोग किसी खास वजह से कमज़ोरों से भी कमज़ोर हुए बैठे हैं। कानून की बालादस्ती सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं बल्कि बिला इम्तियाज़ हुकूमती अरकान के खिलाफ भी कार्रवाइयों से कायम होती है। कानून की बालादस्ती तब होती है जब हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी की तनकीद पर नैब के दरो दीवार हिलना बंद हो जाए। कानून की बालादस्ती तब होती है जब नैब वजीर आजम से मरूब ना हो और इसके खिलाफ जारी हेलीकॉप्टर केस की इंक्वायरी यूं रोकने पर मजबूर नहीं हो जाए। ऑपोजिशन के चलते मंसूबों पर भी इंक्वायरीज और गिरफ्तारियां, मगर हुकूमत में बैठी जमात के तबाहाल BRT जैसे मंसूबे पर भी आंखें बंद करने से कानून की बालादस्ती
कायम नहीं हो सकती जनाब। ऑपोजिशन लीडर्स के घरों पर छापे और सरकारी मुलाजमीन की मीडिया के सामने सियासतदानों वाली खास तौर पर पीटीआई वाली तकरीरें कानून की बालादस्ती हरगिज नहीं है। एहतसाब के नाम पर आए रोज एक नया तमाशा लगाया जा रहा है, मगर ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर कोई कंफ्यूज्ड है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। हुकूमत समेत पूरा पाकिस्तान कंफ्यूजन का शिकार है कि घंटों घंटों के इन फ्लॉप ड्रामों के डायरेक्टर्स आखिर चाहते क्या हैं, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि खबरें देने वाले, तबसरे करने वाले, चुपचाप ऑपोजिशन करने वाले और सिर्फ बातें बनाने वाले हुक्मरान सब के सब कंफ्यूज्ड बैठे हैं कि कौन किसकी टीम से खेल रहा है। एनीवेज जी, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज मेरे साथ बने हुए हैं फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। फारूक, आई होप के फैसलाबाद के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, वो हमें इस्लामाबाद से हमारे साथ बने होंगे इस शो में। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में बने होंगे। तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। फारूक हबीब साहब, अगर आपके कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, आप हाई स्पिरिट्स में हैं, तो एक बड़ा सादा सा छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने नैब जाती है, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लैरिटी है कि नैब की टीम गई, 2 दिन तक ये पूरा काम होता रहा कि जी हमजा शहबाज को हमने गिरफ्तार करना, लेकिन नहीं कर पाते। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हमजा शहबाज साहब को रिलीफ देती है, पहले भी और अब भी, खैर 6-7 दिन कभी भी उन्होंने रिलीफ दे दिया। लेकिन मुझे सिंपल से एक बात बता दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी अपसेट क्यों हैं, इतनी झुंझलाहट का शिकार क्यों है? देखिए, मामला ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो एहतसाब का अमल तो आगे बढ़ रहा है। जिस आप अपने इंट्रो में कह रही हैं कि किसी को शायद एहतसाब बुरा लग रहा है या किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसलों पे बुरा लग रहा है, ना तो फ़ैसला बुरा लगने की बात है ना अच्छा लगने की बात है। इस मुल्क में तो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है। मामला ये है कि जब नैब कार्रवाई करते हैं हमजा शहबाज के घर, तो हमजा शहबाज साहब तो जो है वो गिरफ्तारी के डर से पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अलमारी में छुप गए, कोई कहते हैं बाथरूम में छुप गए, कोई कहते हैं तय खाने में छुप गए। बाद में पता चला कि सीढ़ी लगा के वो भागने की भी कोशिश कर रहे थे। मामला ये है कि हफ्ते वाले दिन जो है अनप्रेसिडेंटली जो है वो वहाँ पर छुट्टी वाले रोज़ जो है, और मुलजिम या मुजरिम जो भी हैं, मुलजिम कहेंगे हम उन्हें, उनकी पेशी के बगैर जो है वो अबूरी ज़मानत उनकी होती है। अदालत है, उन्होंने फ़ैसला किया है, लेकिन उस फैसले को जो है वो हर अपनी नज़र से देखने का एक हक़ है। अदालतों का हम एहतराम भी करते हैं, लेकिन उससे जो है वो बहुत सारे फिर सवालात भी जो है उठते हैं। सवालात पूछने भी चाहिए, हम नहीं पूछ रहे, पाकिस्तान का हर आम आदमी इस चीज़ के ऊपर हैरान भी है और सवालात भी पूछ रहा है। और जहाँ तक रही बात नैब की, यकीनन आपने ठीक कहा कि नैब के लोग जो है वो एसी वाली गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तकारीरें कर रहे थे। अगर उनके पास जो है वो सबूत थे, वारंट्स मौजूद हैं, तो फिर उनको नैब के कवानीन कानून इजाजत देता है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, उन्होंने अदालत से रजू कर लिया। उन्होंने अदालत से रजू कर लिया। अब असल मामला ये नहीं है। नहीं, मुझे बताएं पहले आपका असेसमेंट क्या है कि वो गिरफ्तार करने आए थे कि हमजा को हीरो बनाने आए थे? सुन तो ले। जी सुन रही हूँ, आप ही के साथ लगी हूँ, लेकिन सवाल करने का तो हक देना। देखे सुन ले, मुझे यकीन है कि आपके कमरे का एसी चल रहा होगा। मामला ये है कि समझने की बात यह है कि ना तो किसी को गिरफ्तार बनाना होता है, ना किसी को हीरो बनाना होता है। उन्होंने कौन सा कोई बड़ा मार्का मार दिया है आम आदमी के लिए जो वो हीरो बन गए हैं। मामला ये है कि उनके ऊपर जो आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का केस है। जब उनके वालिद साहब इक़्तिदार के अंदर आए हैं, उसके बाद जो है वो 4500 गुना उनकी आमदन के अंदर जो है असासों के अंदर इजाफा हो गया। इसी तरह जो है वो सलमान शहबाज के असासों में इजाफा हो गया। काफ़ी उनके फ्रंट मैन जो हैं वो नैब ने पकड़े हैं, उनके खिलाफ केसेस है। नैब किसी केस की बुनियाद के ऊपर ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा होगा। अल्टीमेटली फिर अदालत मौजूद है, सबूत अदालत में जाएंगे, फैसला अदालत ने करना है। लेकिन नैब को उसकी कार्रवाई मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। नैब को जो है वो जिस अंदाज से नैब कार्रवाई कर रहा था, वो समझ आ रहा था कि शायद वो कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हमजा शहबाज को सारा दिन जो है वो मीडिया कवरेज मिलती रहे। और कहने का मकसद है वो लोग जो कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, वो नैब के जो नैब से डरे बैठे थे। अगर आपने कोई गुनाह नहीं की, चोरी नहीं की, करप्शन नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, फिर डर किस बात का है? आप जाते सीना चौड़ा करके कहते आए चले मेरी तहकीकात कर ले, तफ्तीश कर ले। वो फिर जाके स्टे ऑर्डरों के पीछे छुप रहे प्राइम मिनिस्टर अदलिया को नसीहतें कर रहे हैं। की है
नईमुल हक साहब जो है वो ट्विटर पर पैगाम दे रहे हैं कि जो कुरान शरीफ पास रखे फाजिल जजेस को भी फैसला देने से पहले। नहीं, नसीहतें क्यों कर रहे हैं आप? देखें जी देखें, गुजारिश दिखाइए। मामला फिर ये है कि मामला ये है कि फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब दे दे, फिर जो नैब ने सवालात उठाए हैं, जो इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं, उसका जवाब तो किसी फोरम पे देना है ना इन्होंने जाके। ओ भाई फारूक साहब, नैब जाने लाहौर हाई कोर्ट जाने, हुकूमत को क्या बीच में पड़ी है? नैब जाने लाहौर हाई कोर्ट जाने। मुझे ये बताएं ना, फिर देखें बेनिश, मैं तो फिर ये पूछता हूँ ना कि पाकिस्तान का जो आइन है, कानून है, वो सबके लिए बराबर है ना, किसी एक के लिए तो नहीं है। नहीं है तो बराबर। मामला ये है कि इसी तरह आप अदालतें लगाएं, स्पेशल ट्रीटमेंट दें ना आम आदमी को, जो कि आम आदमी जेलों के अंदर सड़ रहा है, जिसको जो इंसाफ का मुतलाशी है। सही कह रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट है, जैसे बनीगाला रेगुलाइज कराया गया है, जैसे मामला ये है ग्रैंड हयात जो है वो बनीगाला सेक्शन 4 गुल सुन ले बिनिश, बहुत अच्छी बात की आपने बनीगाला की। बनीगाला जो है वो सेक्शन 4 लगा के गरीबों की ज़मीनें लूट के जो है वो रायवेड पे कब्जा करके नहीं बना हुआ, बड़ी मनी ट्रेल जो है वो जमा करवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बनीगाला के पूरे पैसे जमा हुए हैं। जहां तक रहेगी रेगुलराइजेशन की बात, तो वो सीडीए का मामला था, सीडीए जाने, बाकी मामला जाने, आप बनीगाला को लेके बैठी हुई है। इमरान खान तो वो है जिसने मुल्क को दिया है, मुल्क से लिया कुछ नहीं है। अच्छा जी, चले पानी पी ले फारूक साहब। दानियल अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। भाई वो मुल्क को देने वाले इमरान खान साहब, लेने वाले नहीं है मुल्क से आप लोगों की तरह। और दूसरी बात है, मुझे ये भी समझाएं, आपको समझ आ रही है नैब ने क्या किया है? मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे समझा दें अगर दानियाल आपको समझ आ गई है कि व्हाट इज नैब अप टू, व्हाट डिड द नैब डिड इन द एंटायर वीकेंड। पहले तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को दिया, इस मुल्क को महंगाई दी, इस मुल्क को बेरोज़गारी दी, इस मुल्क को 8 महीने में मैशत को तबाही दी, इस मुल्क के पहियों को चलाने वाली जो फ्यूल था, इंजन था, उसको ख़त्म किया। तो तमाम चीज़ें हैं माशाल्लाह जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क को, इस मैशत को 8 महीने में दे। इस मुल्क को उन्होंने झूठ दिया, इस मुल्क में उन्होंने इस माशरे को झूठ बोलना सिखाया, इस माशरे को बुरी ज़ुबान, बुरे लफ्ज़, बुरी चीज़ों की तरफ रजू किया। तो वाकई बहुत कुछ दिया। और जहाँ तक नैब की बात है, देखिए ये फारूक साहब इस तरह और इनकी पार्टी के लोग इस तरह डिफेंसिव और ऑफेंसिव होते हैं कि जिस तरह नैब को ये चला रहे हैं। हम तो इनसे बार बार ये पूछते हैं कि भाई आप नैब के स्पोक्स पर्सन हो, आपकी नैब की टीम पहुंचती है तो साथ ही आपके मिनिस्टर्स बीपर देने शुरू हो जाते हैं, और वो मीडिया में आने के लिए कभी एक कहता है कि नैब ने गलत किया, एक कहता है नैब ने ठीक किया। नैब के तर्जुमान तो इनको होना चाहिए, इनकी पार्टी को होना चाहिए। और फिर सवालिया निशान तमाम अपोजिशन उठाती है कि जब नैब का दौरा मेयार आपके लिए और औरों के लिए और, भाई ये क्या तरीका है कि नैब इमरान खान को नहीं पकड़ती, नैब परवेज खट्टक को नहीं पकड़ती, नैब चीफ मिनिस्टर केपीके को नहीं पकड़ती, लेकिन नैब हमजा को पकड़ने आ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर था। और स्पेसिफिक ऑर्डर ये था कि आपने जब अरेस्ट करना है, आपने पार्टी को भी और आपने कोर्ट्स को भी 10 दिन पहले आपने बताना है। और इसी ऑर्डर की तशरीह करते हुए आज हमजा को 17 तारीख तक तौसीख मिल गई। और नैब को कहा कि भाई जो आपके पास शवाहिद हैं, जो आपका सबूत है, जिसकी वजह से आपने एक दिन का इंतजार नहीं किया, आपने धावा बोल दिया, आपने झूठे अपने बंदों के कपड़े फड़वा दिए, आपने कहा कि हम सीढ़ियां मंगवा के ऊपर चढ़ेंगे, आपने हुकूमत को कहा, हुकूमत ने पुलिस भेज दी, रेंजर्स भेज दिए इनके मिनिस्टर साहिबान ने। तो उन्होंने कहा कि जो शवाहिद थे वो आप पेश करें। तो उन्होंने टाइम मांग लिया, उन्होंने कहा कि हम शवाहिद जो है कुछ हमारे पास हैं, कुछ के हम इंतजार कर रहे हैं और हम आपको शवाहिद अगली तारीख में दे देंगे, और अगली तारीख पर जो शवाहिद आएंगे उनको हम देख के जवाब दे देंगे। यही तरीका है, यही तरीका इन्होंने नैब ने अपनाया तमाम लोगों के साथ। कौन से शवाहिद उन्होंने दिखाने थे दानियाल, मुझे ये बताएं? उनको अरेस्ट करना था, ले जाना था, शवाहिद तो अदालत में दिखाने होते हैं ना। आप लोगों को हीरो बना गए भाई। 2 दिन अंदर बैठे थे, हमजा शहबाज के नहीं बैठे थे, बाहर नहीं निकले। देखें बीनेश, ये इनकी नलायकियां हैं, ये इनकी नाअहलियां हैं जिनकी वजह से मैशत आज यहाँ पहुंची, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इन तमाम चीजों की। तो इन लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि अगर आज जो ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, रोज मीडिया पे आके ब्लंडर्स करते हैं, जो पुलिस भेजी, जो हमने भेजी वो पुलिस वो इन्होंने भेजी, और इनकी नाअहली थी, इनकी नलायकी थी। इनके पास कोई अच्छा वकील नहीं है जो इनको ऑर्डर पढ़ के उसकी तशरीह करके दिखा दे, जो इनको बता दे कि भाई, और भाई इनको जो बिनेश इनको जो बता दे कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बाहर तो आते हैं, नैब लेकर आती है। नहीं, हम डर के क्या, हमारा काम देखे, हम अपना
देखिए हम नैब नहीं, हम अपना जो आईनी हक है उसको मजरूर नहीं होने देंगे। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और जो बाय लॉ हमारे अप्लाई नहीं होती, बाहर खवातीन जो है वो गेट पर खड़ी हुई थी, बच्चे गेट पे खड़े हुए थे, टीनेजर गेट पे खड़े हुए थे, लेकिन आपका अंदर दुबक कर बैठना आपका आईनी हक है, मुझे पता चल गया है, ठीक है? ये आपका वो हमारे वर्कर्स थे, वो हमारी टीम थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। एक एक वर्कर मेरे समेत जो वर्कर जब ये अगर ऐसी ना गैर आईनी हरकतें करेंगे तो हम उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे अपने लीडरान के सामने। बैरिस्टर साहब, नैब के ऑफिसर ललकार रहे थे हमजा शहबाज को, निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, और हमजा शहबाज साहब अंदर बैठे रहे, उनकी ललकार पर बाहर नहीं आए, जवाब नहीं दिया। ही इज बेसिकली वन ऑफ द मेनस्ट्रीम इमरान खान के लिए भी अपने घर लाहौर में थे, पंजाब में खान के लिए भी ललकार रहे हैं कि भाई तुम आके पेश हो जाओ, खाली पेश हो जाओ। वो बीआरटी के केसों में भी ललकार रहे हैं, जो मेट्रो केपी के मेट्रो में जो करप्शन की उसके लिए भी ललकार रहे हैं। वो रोज ललकारते हैं, वो इसलिए इनके हाथों से चलते हैं। हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहा है। जब ये पंजाब में अपने पहिए फ्रैक्चर होते हुए या फटते हुए देख रहे हैं तो ऐसी चीजें और ऐसी हरकतों पे ये आ गए हैं। अवाम देख रही है सर, सब एक्सपोज हो रहे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन मुझे शामिल करनी है। फरूक अपना कमेंट होल्ड कीजिएगा, ब्रेक पर जाने से पहले लूंगी आपसे। सिंध के अंदर आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने पूरे वीकेंड का एपिसोड देखा। नैब वाले आते हैं 2 दिन तक लगातार सीढ़ी लेकर तमाम लवाजमात के साथ, तमाम जोश, तमाम तकारीर के साथ, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लेकिन नहीं लेके जा सकते वो हमजा शहबाज शरीफ को। लेकिन आपके सिंध में जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, मुराद अली शाह वाज लिटरली इन टीयर्स जब आगा सिराज दुरानी साहब के घर के ऊपर रेड मारी जाती है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, कानूनी तरीके से मुकदमात लड़ना एक और बात है, नैब के काले कवानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और बात है, अदालतों के अंदर तासुब पर मबनी इंसाफ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े होना भी और बात है। लेकिन जब इदारे हों जिसके पास कानूनी इख्तियार हो, भले वो ठीक हो या गलत हो, उसके आगे सर झुका लेना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेगेसी रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार है। यही वो फ़र्क है जो, शुक्रिया आपके सवाल का, यही वो फ़र्क है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तासुब क्यों बरता जाता है अदालतों की तरफ से, इदारों की तरफ से, और ऐसा सलूक क्यों किया जाता है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस के घर के अंदर, और हमने बताया हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी जो मॉडल टाउन के अंदर कारकुन थे, हमारे वुज़रा उधर थे, मुशीर उधर थे, चीफ मिनिस्टर जब आगा सिराज दुरानी वाला मामला था, और कारकुन थे हज़ारों की तादाद में, लेकिन किसी ने किसी भी एहलकार को नहीं रोका। ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार कि हम लोग गलत सज़ा को भी, वो जो सुकरात का था ना कि जहर का प्याला गलत भी पीना पड़े तो पी लेते हैं, कि अगर हम गलत सज़ा को नहीं मानेंगे तो कल को कोई सही सज़ा को नहीं मानेगा। तो ये तो है तरीक़ाकार। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये जो आजकल नैब की, मैं ये सारे वुज़रा और वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक ये हर कारे हैं नैब के, ये जैसे हमारी अदालतों के बाहर खड़े होते हैं ना, फ़लाँ बनाम फ़लाँ हाजिर हों, ये इसी तरह सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो जाएगा, फिर उसका कोई वजीर बोलता है तो सारे ये तो कहते हैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, एक आवाज दूंगा, इस्लामाबाद तक चलेंगे। हम गलत नहीं कहते, वो भी सुल्तान रहे का डायलॉग नहीं है, नहीं कहते हैं हम, अच्छा, गलत नहीं कहते हैं। अच्छा। 3-4 वोटों पे टिकी हुकूमत, और वो कौन से वोट भी कौन से, देखे ना बिनिश, एक वो कातिल और दहशतगर्द वोट है जो आजकल यू टर्न के बाद डिसेंट हो गए, मोस्ट डिसेंट मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, वो दहशतगर्द, फसादिये और कातिल नहीं। पर नवाज शरीफ साहब भी तो कल तक दरिंदा ही था ना। अरे भाई, हम उनका इंतहाबी निशान दरिंदा और आज आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रेंड हैं। नहीं फ्रेंड, यू नो, देखिए चले दस्ते राज, नहीं ऐसे भी नहीं है। हमारी मुखालिफत है, लेकिन हमें ये बताएं कि क्या हमने नवाज शरीफ को, हमारे पास भी नैब था, हमारे पास भी कवानीन थे, हमने मियाँ नवाज शरीफ को या इमरान खान को या इनके किसी मेंबर को अंदर किया, जब जिन कवानीन को हम ठीक नहीं समझते अपने लिए, हम अपने मुखालिफिन पे भी इस्तेमाल नहीं करते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो अपराइट हमारे जो एक स्टांस है, हम उससे हटते नहीं हैं। अब देखिए ज़रूरत क्या है, जवाब दे फरमा दिया फ़ारूक साहब ने कि जवाब दे हैं, इनसे जवाब, भाई आपको ये जवाब लेने का हक किसने दिया है? हमारे और PMLN के वोट आपसे बहुत ज़्यादा हैं, जवाबदेही हमने आपसे लेनी है, पार्लियामेंट ने लेनी है। आप हमें बताएं कि वो किधर गए वो सारे वादे
वो जो सुहाने सुहाने ख्वाब थे, अब वो जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां वो लतीफ़ों में इस्तेमाल होती हैं। वो जो था कि मेरे पास एक बेहतरीन टीम है, वो स्टेज ड्रामे की जुगतों के अंदर वो मामलात है। इनके वजीरों के बयानात, इनके प्राइम मिनिस्टर के कमीज के अंदर हुआ सुराख और अयाशी की जिंदगी, अब ये लतीफ़े हैं, लोग हंसते हैं। अब ये छोड़े, हम आपसे पूछते हैं कि इकोनॉमी का क्या बना, मीशत का। बस सिर्फ 2-3 चीजें जो जरूरी हैं जिससे ये दौड़ते हैं। इन वज़रा को कह दिया गया है कि अगर आपसे कोई महंगाई का पूछे तो आप कहो करप्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि बिजली महंगी क्यों हो गई, बेरोजगार लोग क्यों हो रहे हैं, तो आप कह दो डाकू। कोई आपसे पूछे कि आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपका नॉन सीरियस फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान में बैठ के प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कहता है कि जंग हो सकती है 16 से 20 के दौरान, तो आप भाई उधर क्या कर रहे हो? आप पार्लियामेंट का सेशन कॉल करो, आप इधर बैठो। ये है वो नखट्टू, नकम्मी, नकारा, नाहल ओके, मुझे ब्रेक लेनी है। पार्लियामेंट का सेशन, जॉइंट सेशन कॉल करके या पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके तमाम सियासतदान क्या अचीव कर लेते, मेरी तो ये समझ से बाहर है। महंगाई हो गई है ना, महंगाई आज तक रिवर्स हुई है ना कुछ हुआ है। मुझे ब्रेक लेना है, ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, वार्म वेलकम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। फ़ारूक हबीब साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ऐड कर लीजिए बिकॉज मुझे हमेशा वक्त की कमी रहती है। नंबर 1 ये कि नैब जो दावे करती है, आप यानी PTI, इमरान खान साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन वादों को, उन दावों को एंडोर्स करते हैं, उन दावों को ओन कर लेते हैं। उसके बाद जो हुकूमत बातें करती है, मतलब इमरान खान साहब ने कोई बात कह दी, फवाद चौधरी साहब ने कोई बात कह दी, हम ये देखते हैं कि फिर आगे नैब वो नरेटिव लेकर के चलता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे क्या हो रहा है कि इंटरपोल ने हुसैन नवाज के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से साफ मना कर दिया, ये कह करके कि जी एविडेंस काफ़ी नहीं है। और तीसरी पार्टी जब अंदर पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट, वो जब आपकी और नैब की चीज़ें देखती है तो वो तो कोई और ही फैसला करती है, जिस तरह से या हमजा शहबाज के मामले में हुआ। सो कहने का मतलब ये है कि जो नैब दावे कर रही है, कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और जो हुकूमत दावे कर रही है और जो हुकूमत सबूत अपेरेंटली दे रही है, वो इंटरपोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी सर। देखिए, बात यह है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो नैब ने सबूत दिए हैं उनको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मामला ये है कि मैटर्स अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है, कोई बरी नहीं हुआ। और बात सिर्फ जो है वो ज़मानत मिली है। ज़मानत मिलना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होती। केसेस तो अभी भी वहीं पे हैं और अभी तक उन्होंने अपनी मासूमियत साबित करनी है, और पहले वो एहतसाब अदालत में अपनी मासूमियत साबित करेंगे, फिर हायर कोर्ट्स वाला मामला जो है वो सामने आएगा। जहाँ तक रही बात, आप बार बार बात करती हैं नैब की, यकीनन जो है वो नैब के भी बहुत सारे मामलात हैं। नैब का जो है वो एक्ट इन्हीं की हुकूमत के अंदर जो है वो ना पीपल्स पार्टी ने छेड़ा, ना PMLN ने छेड़ा। आज जो है उसको काला कानून कहते हैं। वही नैब जो है इनके केसेस बंद करता रहा है। हदैबिया के केस के ऊपर जो है वो नैब ने अपील ही दायर नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बेनिफिशरीज भी जो है वो PMLN ही रही है। उस वक्त क्या नैब के साथ इनका गठजोड़ था जो आज ये सवालात उठाते हैं। मामला ये है कि इनको ये समझने की ज़रूरत है कि लीडर जो है वो घरों के अंदर या तहखानों के अंदर छुप के नहीं बनता। आप कारकुनों को बाहर जो है वो बिरयानी खिलाकर उनकी हौसला अफजाई करके तो खड़ा कर सकते हैं कड़ी धूप के अंदर। अगर आप उनके साथ खड़े होते और वहाँ पर आकर आप नैब का सामना करते तो आप वाकई में जो है वो आपको आपके कारकुनों की नज़र में आपका कद ऊंचा होता, लेकिन वो काम आपने नहीं किया। और फिर मैं समझता हूँ कि आखिर जो है वो पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का आवाम के साथ तो इनका कोई लेना देना कोई नहीं है। पिछले 40 साल से जो मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क किया, जो मुल्क के इदारों को इन्होंने तबाह किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कर्ज़ों के अंदर मुल्क को ये छोड़ के गए हैं, मुल्क के जो है वो इदारों को सर्कुलर डेट के अंदर ये छोड़ के चले गए। बिजली के सेक्टर में 1200 अरब का सर्कुलर डेट, गैस के सेक्टर में 157 अरब का सर्कुलर डेट, 450 अरब रुपये का PIA में, 37 अरब रुपये का जो है वो रेलवे के अंदर सर्कुलर डेट ये छोड़ के गए हैं। फेक ग्रोथ ये दिखाते रहे हैं। इनके वज़ीर ख़जाना जो है वो साहब इतने 30 मार खां थे तो उनको मफरूर होने की क्या ज़रूरत थी। वो आज कहते हैं कि मैं डॉलर को जो है वो वापस ले आऊँगा। उनकी कारकर्दगी का नतीजा जो आज जो है वो कौम भुगत रही है। ये इनकी हुकूमत के आफ्टर शॉक्स हैं जो आज भी गैस की मद के ऊपर हुकूमत को जो है 100 अरब रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही है।
तो ये अवाम की बातें ना किया करें। और पीपल्स पार्टी कहती है हमारे वोट बहुत ज़्यादा हैं। ये आमिर साहब ने इलेक्शन लड़ा था, पूछ लें इनसे लाहौर के अंदर इनके कितने वोट थे या पीपल्स पार्टी के कितने वोट यहाँ पर रह गए हैं। मामला ये है कि जो हकीकत है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। आप तो चल रहे थे, मार्च करने चले थे इस्लामाबाद, आपका मार्च जो है वो दुबई की तरफ शुरू हो गया, दुबई की ठंडी हवाओं के अंदर। तो मामला ये है कि अवाम की बात करना और अवाम के लिए खड़े होने के अंदर जो है वो बड़ा फ़र्क है। इनका सिर्फ रोना धोना ये है कि इनके खिलाफ केसेस हैं, ये जेलों के अंदर ना जाएं, इनको लूटा हुआ पैसा वापस ना करना पड़े, तो ये आज इमरान खान से अच्छा कोई नहीं होगा। और हमारी तो हुकूमत का मैंडेट ही करप्शन के ख़िलाफ़ है। हमने तो हमेशा जद्दोजहद करप्शन के ख़िलाफ़ की है, इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है, हम उससे कैसे पीछे हट जाएँ। बाकी नैब का अपना मैंडेट है, नैब अपना काम करने में आज़ाद है, वो अपना काम करेगा। जहाँ तक रही बात हुकूमत की, जो इदारे हैं वो इदारे अपना काम करेंगे, लेकिन किसी को जो है वो इस मुल्क के अंदर ये नहीं होगा कि जिसने मुल्क को लूटा हुआ है वो दंदनाता फिरे। पाकिस्तान की अवाम भी ये पूछना चाहती है ना, उनको क्यों आज़ादी है। किसी ने तो कानून के ताबे आना है ना, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो इस मुल्क ने बनाना रिपब्लिक तो नहीं हम इसे बना सकते। तो मामला ये है कि कानून के आगे सबको सर झुकाना पड़ेगा। इदारे वही इदारों के खिलाफ जो है वो आप सड़कों पे निकलते थे, मुझे क्यों निकाला, वही अदालतें आपको जब जेल से दोबारा बाहर निकालती हैं उस वक्त आप नहीं कहते हमें क्यों निकाला। तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये था कि शरीफ खानदान को इज्जत दो, इनकी करप्शन को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो, वो इज्जत इनको मिल गई, अब इनकी तसल्ली हो गई। आपका पॉइंट आ गया फारूक हबीब साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक बात मैं आपके पास आती हूँ, मुझे PMLN को शामिल करना है। एक बात तो है कि शुक्र है कि जो पनामा का डिसीजन आया उसको आप किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है चैलेंज नहीं कर सकते या अपील के लिए नहीं भेज सकते, वरना पता नहीं वहाँ पर क्या होता। क्योंकि इंटरपोल तो ये कह रही है कि एविडेंस बिल्कुल नाकाफी है और ये वही एविडेंस है जो पनामा में दिए गए थे। इदारा है कि जो चोर हैं, सुन ले ना, जो चोर हैं, भगोड़े हैं, इस मुल्क के कानून को फेस नहीं करना चाहते, उनको पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है। तो वो नहीं यहाँ पे पकड़े तो ना लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होगा ना। वो कह रहे हैं कि एविडेंस ही नहीं है। भाई नहीं पकड़ रहा है, उसकी को तफसीलात गुजारिश सुन लेना, सुन लेना, सुन ले। अच्छा जी, आप सुना, उसकी को तफसीलात तो सामने आने देना फारूक साहब। उससे पहले तो आप उसके ऊपर ऐलानात ना जारी करें। सर ये सबसे बड़ी तफसीलात तो आपको दे रही हूँ ना, हर जगह पे खबर यही है कि एविडेंस ना काफी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये केस। और इससे ज्यादा गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले, गुजारिश तो सुन लेना। हुकूमत करनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बात करनी है अवाम की। और चन्नू और मन्नू इंग्लैंड की ठंड के अंदर वहां पे बैठे हुए हैं, आके फेस करें ना, यहाँ पे क्यों नहीं करते फेस। अगर अच्छा ठीक है, हाँ हम तो यही तो कहते हैं कि आपने मुल्क की क़यादत भी करनी है, लेकिन आप कहते हैं कि गर्मी के अंदर आपकी गालों का सुर्खी पाउडर ना खराब हो जाए। बैरिस्टर दानियाल जी, दानियाल साहब देखिए जी, ये नैब, इनकी जो अदारे हैं, जो नैब जो इनका एक पेट डॉग है, वो रोज़ आप देखते हैं कि आगे आके कहता है कि हमारे पास शवाहिद हैं। वो साफ़ पानी का केस हो, वो आशाना का केस हो, और कहते हैं कि इन शवाहिद की मौजूदगी की वजह से हमने गिरफ्तारी की। इनके साथ बैठ के, इनसे रात के अंधेरे में इनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं। लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ की बात आती है तो क्या साफ़ पानी हो, आशाना हो, वो आप देखते हैं शहबाज साहब फ्री बाहर निकल रहे हैं। उनके पास वो एविडेंस उधर तो जमा करा नहीं सकते। और इन्होंने बात की फेक ग्रोथ की। मुझे फ़ारूक साहब से बड़ी खुशी हुई सुन के कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, फेक ग्रोथ शो कराई दुनिया को। तो फेक ग्रोथ ये भी शो कराएं, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है 9% पे पहुंच गई है, वो गलत है। दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में जो 3% पे ग्रोथ आ गई है, लोग रो पीट रहे हैं, जो ग्रोथ आ गई है वो गलत है, हम 9% पे बैठे हैं। दिखाएं कि इन्वेस्टमेंट आए, दिखाएं कि महंगाई खत्म हो, दिखाएं कि IMF आपको फिर लोन दे, दिखाएं कि बिजली का बहरान जो है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो भी कम हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत अमेजिंग हो रही है। ये देखें, ये तमाम वो चीज़ें हैं, जब ये इनसे कोई सवाल पूछता है, जब इनको कोई कुछ पूछता है तो ये रोने के बजाय, ये अपने नहीं जवाब देने के बजाय ये रोने शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं फलां ने ये गलत कर दिया, फलां ने इधर सर्कुलर डेट। हमने क्या किया कि हमने इकोनॉमी को चलाया, एक सीधे तरीके से चलाया और गरीब को, मिडिल क्लास को बचाया। इन्होंने क्या किया, नारा तो मिडिल क्लास का लगाते थे, नारा तो गरीब का लगाते थे, लेकिन कमर इन्होंने आगे गरीब की तोड़ी। ये नारा लगाते थे गरीब को बचाने का, मकान देने का, लेकिन सबसे पहले अपने बनी गाला के महल तो इन्होंने बचा लिए, गरीब के मकान ही 11 में उससे 2 मिनट की ड्राइव पे तमाम गिरा दिए। ये है इनका इंसाफ। आज इंसाफ की और प्रोटोकॉल्स की बात करते थे। बिनिश खाली 1 सेकंड, मैं भी
अभी एक पार्क से आ रहा हूँ, ये रेडको ग्राउंड है, इनकी मिनिस्टर्स की बीवियां और बच्चों के पीछे भी दो दो पुलिस की प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं, और ये बात करते हैं किफायतशारी की, ये बात करते हैं गरीब लोगों की। इनसे बड़े झूठे और मुनाफिक इस मुल्क में आपको नजर नहीं आएंगे। लोग इनको झोलियां भर भर के बदवाएं दे रहे हैं, जो मैशत का हाल कर दिया इन्होंने। आई हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। सीधी बात बीनर सलीम के साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी और बैरिस्टर आमिर हसन साहब एंड फ़ारूक हबीब साहब जो हैं आज के शो में हमारे साथ बने हुए हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। बैरिस्टर साहब, पहले नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा उन्हीं अदालतों की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ उतर रहे थे, और आज हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं और कटहरे में बुला करके आसिफ अली जरदारी साहब से सिग्नेचर्स प्रेजेंटी के तौर पे लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हालात और कितने डीप वाटर्स और थिक वाटर्स में हैं आप लोग। देखिए, नॉट टू फॉरगेट द पिंक रेफरेंस, जो कि नया एक कोई रेफरेंस आ गया है भाई, तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। देखिए, हमारे लिए तो वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हम मियाँ साहब वाली कुर्सी पे नहीं बैठे, जरदारी साहब सबसे पहले उन कुर्सियों पे बैठते रहे हैं, लेकिन मुकाफात अमल में फिर मियाँ साहब को भी बैठना पड़ा। हम तो दोबारा, जैसे आज जरदारी साहब ने कहा ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, तो हम तो बड़ी दफ़ा गुजर चुके हैं, 12-12 साल जेलें काट चुके हैं। लेकिन एक बात है, और शायद ये नए पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद की बात हो कि पाकिस्तान का मुंतखब सदर कटहरे के अंदर खड़ा होता है, और वो डिक्टेटर जो आइन शिकनी करते हैं, जिसके बारे में परसों चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे बड़ा जुर्म आइन शिकनी है, और वो जो 4 डिक्टेटर जिन्होंने आइन शिकनी की उन्हें कोई नहीं पूछता। हाँ, मुंतखब सदर हो, मुंतखब वज़ीर आज़म हो, उनके मुकद्दर के अंदर कटहरे हैं। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म 30 साल ज़िंदगी में 27 साल मुकदमात और कटहरों के अंदर जाती है। ये बदकिस्मती है या नए पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, ये इन्हें पता हो। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ उस वक़्त बेनिश, जब PTI वाले लोग जो कि तकब्बुर के 7वें आसमान के ऊपर ऐसे परवाज़ करते हैं और लोगों के वोटों के बारे में बात करते हैं। मैंने तो बात की थी कि PMLN की और हमारे वोट इनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आगे से अगर बताते हैं तो मैंने बताऊं कि वाहिद पॉलिटिशियन इमरान खान है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। और ये जिस तरह MNA बने हैं हमें भी पता है और इन्हें भी पता है। अगर गिरबानों में झांके, कराची में इन लोगों की ये जितने दोस्त हैं हमारे, ये काउंसलर नहीं मुंतखब होते थे, इनकी जमानतें जब्त होती थी। वो जो आजकल शिपिंग के मिनिस्टर है वो काउंसलर नहीं होते थे। आप बात तो सुन लें, सबर तो लें आप। हरवाया गया है, हारेंगे जब वो तो पता है। बिलावल साहब कराची से हार गए। अरे भाई, हरवाया गया है हजूर, जैसे आपको जिताया गया है वैसे हमें हरवाया गया है। और मैं अब बात तो सुने, सबर तो लें। आप कितना बोले और मैं किस तरह खामोश रहा हूँ। बात यह है कि इंतकाम न्याजी साहब फरमाया करते थे, उनकी तकरीरें 20 ये कभी गूगल पे जाएं सर्च करें, वो जब हारते थे कहते थे इस्टेब्लिशमेंट मुझे हरवाती है और ये ऐसे होता है। आज मैं इस्टेब्लिशमेंट की, और फिर उन्होंने मानी, इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटे, मुशर्रफ ने MNA बनवाया। फिर उन्होंने कहा जब मैं इस्टेब्लिशमेंट की बातें मानूंगा मुझे पंजाब हुकूमत भी मिलेगी। और ये तकरीरें हैं इमरान खान की, और फिर इन्हें मिली। हम इनसे बातें ये करते थे कि हम इनसे जब सवाल करते हैं, हम इनसे सवाल करते हैं कि आप कहते थे कि ये जब पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, तो ये जगह टैक्स होता है, और जो वज़ीर आज़म है वो कमाता है, करप्शन करता है। आजकल इसका कोई हमें जवाब दें। हम इनसे पूछते हैं, आप कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे, भाई हुकूमतें तो जाती थी, वज़ीर आज़म चल के नहीं जाता था, आप गए हैं। और आखिरी बात जो ज़रूरी है, इन्होंने भी कहा इदारे तबाह करने वाले ये बैठे हैं, हम इदारे बनाने वाले, पार्लियामेंट हमने बनाया, अदलिया हमने बनाई।